प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी सीडीपी क्लास जो कि फोकस कर रही है आपके आने वाले सीटेट एग्जाम को। तो परीक्षार्थी जल्दी से सभी परीक्षार्थी लाइव आ जाइए और देंगे सबसे पहले एक थम्स अप और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, कल मैंने जो टेस्ट दिया था सुबह की क्लास में 11 बजे भी हुआ था और शाम की क्लास में 7 बजे भी हुआ था। तो टेस्ट के रिजल्ट में एक चीज बड़ी कॉमन थी कि टेस्ट के रिजल्ट में जो देशराज हैं, ये देशराज हैं स्टूडेंट, ये केवीएस के में भी टॉप पर रहे कल और सीटेट में भी ये टॉप पर रहे। तो भाई देशराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहली बात तो ये। और बाकी अगर बच्चों की बात करें तो आकृति, पाकीजा, ये तीनों रहे टॉप स्कोरर। अमृत, मनीषा, शाओमी, सुग्रीव, अवनी, शालू, कुबेर पटेल, ये थे बाकी हमारे स्कोरर्स। तो कल के टेस्ट के टॉप 10 स्कोरर्स मैंने आपको बता दिए हैं और केवीएस और डी ट्रिपल एस भी दोनों में ही देशराज जी ने कल टॉप किया है। बहुत बढ़िया भाई, ये मेहनत ही है जो आपकी मेहनत को दिखाती है। तो मेहनत कीजिए। देखिए, कोई बच्चा स्मार्ट वर्क करता है तो कोई बच्चा हार्ड वर्क करता है। अभी यहाँ पर आज के टाइम पर या फिर कल संडे को आपके लिए एक जेनरिक डाला जाएगा और वो जो जेनरिक होगा वो होगा आपका प्याजे का और दूसरा होगा जेनरिक आपका वाइगोत्स्की का। तो दो जेनरिक आपके डाले जाएंगे कल और परसों, जैसे जी शेड्यूल होता है। तो आप सभी को वो जेनरिक में पार्टिसिपेट करना है, जेनरिक देना है और मतलब जेनरिक को पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको लिंक यहाँ पर शेयर करवा दूंगी। और जो बच्चे कहते हैं मैम हम टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, हमारे पेड वाले बच्चे भी हैं, हमारे यूट्यूब वाले बच्चे भी हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप सभी बच्चों को ऊपर देखिए देखिए कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मैम पिन कर देती है। तो आप वहां से जाके उस पिन पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, मैं हूँ देशराज, पापा के फोन से दिया था। हाँ भैया, सारे ही अब देशराज बन गए हैं। आकृति भी कह रही है देशराज हूँ। और कौन कौन कह रहे हैं? सुग्रीव भी कह रही है देशराज हूँ। आकृति का नाम जो है, अच्छा, यहाँ पर भी है और देशराज भी है। अच्छा, चलो, तो बात करते हैं हमारे एक प्यारा से मोटिवेशन की। आई कांट डू इट, कांट में से टी को हटाओ, आई कैन डू इट बन जाएगा। आप हर चीज कर सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप जानते हैं कि हम यहाँ पर रिवीजन टेस्ट की बात कर रहे हैं। और जब हम रिवीजन टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आज आपके रिवीजन के टॉप 30 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। 30 क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। और मंडे, क्योंकि कल संडे है, कल मेरा ऑफ रहेगा, तो मंडे से फिर आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी के 2 दिन के सेशन लगेंगे। तो अगर हिंदी पेडागोजी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो मंडे से ही हमारे साथ कनेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, बिल्कुल जी, हेलो जी, हाय जी, बिल्कुल जी, प्रणाम जी। जुड़िए, सीखिए, समझिए और रेगुलर रहिए। जितना आप लोग रेगुलर रहेंगे उतने ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है जी। मैम कल एक क्वेश्चन गलत था, 2 नंबर फोन से देख देख कर लिया, प्लीज बताइए। अच्छा, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं चेक कर लूंगी, बाकी आंसर्स गलत नहीं होते। ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी, जुड़ जाओ, शुरू करेंगे अपनी क्लास को। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 30 क्वेश्चन जो कि आपके रिवीजन क्वेश्चंस होंगे। जो जो अब तक आपको कराया गया है, जो जो आपके पेपर के प्रश्न हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पर आज कवर करूंगी। ठीक है जी। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आकू जी, RSC टैट जी, मोहम्मद नाफिज जी, पाकिजा, नीतू, आकृति, अमित, बसंती, सुशील, साजिद, हासिब, राजेश, क्या सभी लोग रेडी हैं? जुड़ जाइए क्योंकि अपनी क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्र शिक्षा का इनमें से कौन सा उदाहरण है? चलिए बताइए। एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से में जाते हैं। छात्र समूह में बैठे हैं और टीचर बारी बारी से जाकर उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनको सुविधाएं दे रहा है। एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा। तो पुरस्कार और दंड देखो गलत है, दंड तो देखो बच्चों को देना ही नहीं है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स को याद करना होता है, तो नोट्स को याद करना भी गलत है। ठीक है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक चुपचाप। तो जो चाहे करते हैं मतलब अगर उनको पानी फेंकना है एक दूसरे पर, वो पानी फेंक देंगे। अगर उनको किसी की बैग को उठा के फेंक तो बैग को उठा के फेंक देंगे। शिक्षक चुपचाप रहेगा? नो, वो जो चाहे नहीं कर सकते। जो मर्यादाएं हैं, जो एथिक्स हैं,
उसके अंतर्गत ही उनको सब कुछ करना है। तो ये सभी गलत है। इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड टीचर टेक्स टर्न टू गो ईच ग्रुप्स। ये वो क्लास है जहां पर स्टूडेंट्स ग्रुप में पढ़ते हैं और टीचर बारी बारी से जाकर उनको सुविधाएं देती है, उनको गाइड करती है, उनको रेगुलेट करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 शाओमी, निशु, अंशु, रजन, नाफिज, बिल्कुल जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं इन्हीं प्रश्नों का आपका टेस्ट बना दिया गया है। और सभी बच्चे क्लास के एंड में टेस्ट का लिंक मिलेगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट से बेनिफिट क्या होता है? टेस्ट से आप सभी को अपनी जो आपने सीखा है आपको वो पता लग जाता है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट? भाषा और विचार के बीच में कौन सही वर्णन करता है? बताइए, भाषा और विचार के बीच में कौन सही वर्णन करता है? बताइएगा। भाषा विचार निर्धारित करती है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, भाषा और विचार के बीच संबंध द्वि दिशात्मक है, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। बताइए, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। देखो, एक तो जो डी दे रहा है बिल्कुल गलत है। डी वालों बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे। क्या लिखा है? लैंग्वेज एंड थॉट। यहाँ पर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात है। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात कौन करता है? देखते हैं। जो डी बोल रहे हैं, जो 3 बोल रहे हैं, जो 2 बोल रहे हैं, मैं उनको एक बार बताना चाहूंगी कि सभी लोग गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर ए वाले सही है। नो शाओमी, नो। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात वाइगोत्स्की करते हैं, यानी कि आपके लेव वाइगोत्स्की मामा करते हैं। अब वाइगोत्स्की आते ही हमारे दिमाग में क्या जाता है? जल्दी कमेंट करो यार, इतना तो पढ़ाया है, तब भी गलती होगी तो मैं तो फिर नाराज हो जाऊंगी। वाइगोत्स्की आते ही हमारे दिमाग में, पाकीज़ा बिल्कुल सही कह दिया कि हमारे दिमाग में आता है SCL। तो यहाँ पर लैंग्वेज तो थॉट को प्रमोट करती है, और यहाँ पर पहला लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट, इसका बिल्कुल सही है। भाषा जो है वो विचार को निर्धारित करती है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो पहला दे रहे हैं वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। विचार भाषा को द्विदिशात्मक है और संज्ञानात्मक क्षमताएं गलत है। पहला सही है। जो ए दे रहे थे वो ठीक है, बाकी सब टन 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 टन, बाकी सब टन 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 टन। अब समझ लो टन टन का मतलब क्या है। चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है, उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, उसकी भावात्मक स्थिति की क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? एक बच्चा है जो पेपर से पहले बहुत घबराया है, तो अब आप ये बताओ, जो उसकी घबराहट हो रही है वो उसके दिमाग पे तो बिल्कुल असर डालेगी। तो आप बताओ उसका परफॉर्मेंस, उसका जो प्रदर्शन है वो एग्जाम में कैसा होगा? बताओ, क्या वो आंतरिक प्रेरित होगा? क्या वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उसकी वजह से जो उसको चिंता हो रही है उससे सुधार होगा उसके पेपर में? या फिर बोलते नहीं हूं, जो चिंता करता है उसको क्या होता है, जो डर गया वो घर गया। तो भाई जो बच्चा डर गया उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा उसके एग्जाम में, तो नेगेटिवली इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम। यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। नेगेटिविटी इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम। ठीक है जी, किस किस का सही है? धोखा। ये देखो जी, साक्षी पांडे कह रही है डी फॉर धोखा। नहीं नहीं, डी फॉर दीपाली मैम नहीं, डी फॉर दानिश सर नहीं, डी फॉर धोखा। ठीक है, देखो बच्चों की भावनाएं निकल निकल के आ रही हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 4। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? द सोशल एक्सपेक्टेशन इन ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हर स्टेज, डेवलपमेंट की हर स्टेज में कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंसी में जो बच्चा है वो फिजिकल ग्रोथ उसकी होगी,
अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा है उसका सामाजिक विकास और उसका भाषिक विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। ये अपेक्षाएं की जाती हैं बच्चे से हर एक स्टेज में। तो जो अपेक्षाएं की जाती हैं उसको आप क्या कहते हैं? याद रखिए, अभी सभी लोग गलत हो, अभी सभी लोग गलत हो, बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल। यहां लिखा है जो अपेक्षाएं की जाती हैं हर स्टेज में उसको आगे जाके क्या कहा जाता है? तो जो अपेक्षाएं होती है, मनीष पाल, वेरी गुड भाई, मनीष पाल के लिए, कुमारी दीपा के लिए तालियां, क्योंकि दोनों बच्चों ने सही कहा है। देखो इन बच्चों का स्लो कमेंट आया लेकिन बढ़िया कमेंट आया। तो जो अपेक्षाएं की जाती हैं उसको हम डेवलपमेंटल टास्क यानी कि विकासात्मक कार्य कहते हैं। जैसी अपेक्षाएं होती हैं उसी के अनुसार कार्य किया जाता है, उसी को हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। ये नीड्स एक्सपेक्टेशन तो सेम ही है। हैजार्ड यानी कि बाधाएं, डोमेन यानी कि क्षेत्र, इसका पहला बिल्कुल सही है, डेवलपमेंटल टास्क फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। डेवलपमेंटल टास्क फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पांचवा प्रश्न। बात करेंगे पांचवा प्रश्न, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? अगर हम बहुभाषिकता की बात करें, अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें, तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि 2 से ज्यादा भाषाएं सीखना, तो मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। Students should be penalized for using their mother tongue or local language during school hours. The schools should admit only those students whose mother tongue is same as language of instruction. The teacher should respect and create classroom environment which supports inclusion of all students. या teacher should ignore children. तो देखो बच्चे को इग्नोर करना गलत है। जैसी स्कूल की भाषा हो वही बच्चे की मातृभाषा हो, उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिले। बच्चे को मातृभाषा बोलने से रोको, पेनलाइज करो, उनको दंडित करो, तो यहाँ पर ये सब गलत है। इसका आंसर 3 बिल्कुल सही है। इस बार मैंने इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ऑप्शन को पढ़ दिया, लेकिन हर बार नहीं पढ़ूंगी। तो शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर 1 इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही। The teacher should respect and create a classroom environment which supports inclusion of all students. टीचर को हर बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्लास का एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ताकि उसको सपोर्ट किया जाए। हर बच्चे को सपोर्ट करो, हर बच्चे को अवसर दो, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चे की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में क्या सही होगा? ये बच्चे वो हैं जो कि उनके घर में जेंडर के जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उसको वो पार कर रहे हैं। माता जो है वो बाहर जाके काम कर रही है, पिता जो है वो घर में सब्जियां बना रहा है, दालें बना रहा है, बच्चों को खाना खिला रहा है, बच्चों को पाल रहा है। तो ये जेंडर के जो स्टीरियोटाइप बनाए हैं ना, उसको बिल्कुल तोड़ा जा रहा है, क्योंकि माता और पिता दोनों ही एक दूसरे के रोल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों की सोच कैसी बनेगी बताइए? और मैंने बहुत, मतलब जिस जिस जगह मैं रहती हूँ, मैंने बहुत जगह ये देखा है कि ये नहीं है कि लड़का है, मेल है तो वो घर का काम नहीं करेगा। मेल भी घर का काम कर रहे हैं और फीमेल भी बाहर जाके काम कर रही हैं, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और म्यूचुअली उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है, बहुत परफेक्ट चल रही है। बिकॉज वो जो पिछली जो स्टीरियोटाइप बनाए गए हैं लोगों के द्वारा, उन स्टीरियोटाइप को ये हटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों को, बिल्कुल संभावना नहीं है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अधिक संभावना है कि जेंडर पृथक्करण का पालन बिल्कुल भी नहीं करेगा। अधिक संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों का पालन करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। कम संभावना है कि समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध जाएगा, बिल्कुल विरुद्ध जाएगा वो। बल्कि कम संभावना नहीं है, ज्यादा संभावना है। क्योंकि देखिए, जब उसके घर में माँ बाप जो है वो रूल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं,
तो स्टीरियोटाइप को भी फॉलो नहीं करेगा। बाकी सब उल्टे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन पाकीज़ा, विधि, तमन्ना, अमित, रीना एंड एवरीवन बिल्कुल सही आंसर है। जो पहला बोल गए वो बिल्कुल सही बोल गए। क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है। हर प्रश्न में आपको हर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है जी, CHR मौर्य बिल्कुल सही थे। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 7। NEP 2020 क्या है? NEP 2020 तो आप बताइए NEP 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? NEP 2020 के अनुसार आकलन का क्या उद्देश्य है? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। देखो यहां से मत पढ़ो, नीचे से पढ़ लो। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन करना, बिल्कुल करो समर्थन। चौथा सही है, तो इसको गलत करो, इसको गलत करो। अधिगम और विकास को अनुकूलित करना, बिल्कुल करना है। थर्ड भी सही है, तो ये गलत हो गया। आंसर आ गया बेटा ये। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, बिल्कुल। जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को रिवाइज कराओ। और बच्चों में स्ट्रेस, बच्चे में तनाव उत्पन्न करना, गलत है। तनाव तो बच्चे को डालना ही नहीं है। आपने बच्चों को प्यार से, प्रेम से, बिल्कुल अच्छे से रिक्रिएशन के साथ पढ़ाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2nd, 3rd, 4th गलत है। मैं हमेशा बोलती हूँ नीचे से पढ़ा करो, फायदे में रहोगे। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विद्यार्थियों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑफ सक्सेस इन स्कूल नीड्स टू बी चैलेंज? आपको बताना है स्कूल में किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए। नेगेटिव कोई ऑप्शन होगा उसको चूज करो। नेगेटिव चीजों को ही चुनौती देनी होती है। चलिए बहुत बढ़िया। समिता जी कह रही हैं कि भाई लाइक बिल्कुल ही नहीं है। तो देखो समिता पंडित जी की बात सबने माननी है। समिता पंडित जी हमारे साथ शाम को भी जुड़ती है, सुबह भी जुड़ रही हैं, तो एक बार लाइक तो करना बनता है। जल्दी से एक बार सभी परीक्षार्थी लाइक कर दे। विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करने के सफलता प्राप्त करें। देखो दूसरों से बेहतर खुद को देखना गलत है। आप सिर्फ अपने आप को देखो। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों पर बिल्कुल संज्ञान भी, दिमाग भी और बच्चे के इमोशंस का भी ध्यान रखिए। एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है, उसे निर्मित करते समय हमें यह प्रणाली भी बना देते हैं, कोई अंतिम आएगा। तो बिल्कुल पहला और आखिरी दोनों ही प्रणालियों को बना लें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वो रुको रुको रुको, नोशन सक्सेस इन स्कूल नीड्स टू बी चैलेंज, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। इसका पहला सही है। सक्सेस की बच्चों को एक दूसरे से बेटर करने के लिए मत बनाओ। आप बच्चे को हमेशा देखो, जो बोल रहे हैं बी कंपटीशन वाला, तो यहाँ पर तो कंपटीशन को नेगेटिव दिखाया गया है। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, तो ये तो नहीं बोल दिया गया। अब जब वो पहले से ही सही बात कह रहे हैं तो आप उसको चुनौती कैसे दोगे? आप बच्चे को एक दूसरे से बेटर होने को दे रहे हो, तो उसका मतलब भी कंपटीशन ही है बेटा। अगर कोई फर्स्ट आ रहा है तो कोई लास्ट भी आएगा, ये सही बात है। हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर रहे, तो 4th भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। इसका पहला सही है। इसका पहला सही है। साक्षी पांडे जी एंड सबको, समिता पंडा, प्रियंका, तरन्नुम, नैतिक, क्या सबको समझ में आ गया? क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। मैं आज बढ़िया प्रश्न लेकर आई हूं, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे प्यारे परीक्षार्थी, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो रिवीजन में दिमाग तो लगाना ही चाहिए, तो आपके ही दिमाग लगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन अच्छे लेकर आई हूं। आप लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए, सीखिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? अगर कोई भी संप्रत्यय, कोई भी कंसेप्ट आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या नहीं करना है बताइए। ध्यान से हर प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न इजी कीजी नहीं है, प्रश्नों में दम है। मैं फिर बता रही हूं, अगर कोई भी संप्रत्यय आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? रूपकों का
विभिन्न क्षेत्रों में एक ही क्षेत्र में प्रयोग, बिल्कुल। आप एनालॉजीज का यूज कीजिए, करेक्ट है। एनालॉजी का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल करना है। विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों को रेखांकित करिए। आप अलग अलग परिकल्पनाएं, अलग अलग फिनोमिनन्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाइए, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, बिल्कुल, कि आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, कॉज और इफेक्ट रिलेशन की बात करना। और चौथा, गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन। आपने नॉन एग्जाम्पल यूज नहीं करने और आपने एक्सेप्शंस यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग आपने नहीं देनी, तो ये वाला गलत है, क्योंकि आपको नॉन एग्जाम्पल देने होते हैं। मैंने आपको बताई थी ये बात, जब आप प्याजे पढ़ा रहे हो तो आप वाइगोत्स्की के एग्जाम्पल इंक्लूड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं नॉन एग्जाम्पल्स। तो आपने परीक्षार्थियों को, बच्चे को नॉन एग्जाम्पल्स देने हैं, क्योंकि आप एक टॉपिक को दूसरे से रिलेट करके पढ़ाते हैं। अब प्याजे ने पहले विचार कहा, फिर भाषा आई, हम उसको रिलेट करते हैं वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगी, तो नॉन एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना है। तो यहां पर आपका फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड, आई होप। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर बेटा। प्रश्न अच्छे हैं, ऐसे प्रश्नों को जब पेपर आएगा उस दौरान, जब आप फ्री बैठे हो उस दौरान आप ऐसे प्रश्नों को जरूर देखना। तो अगर आपको ये चाहिए कि ये प्रश्न आप लास्ट में जाके देखें तो आपको लाइक करना बनता है, क्योंकि लाइक करेंगे आपकी प्लेलिस्ट में वो लाइक में रहेगा और फिर आप लास्ट में जाके उन प्रश्नों को भी देख सकेंगे, तो इसलिए लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए, ओह सॉरी मैम, कल आपने बताया था, बिल्कुल समिता जी, आप डी ट्रिपल एस बी क्लास लें, केवीएस की क्लास लें, दोनों में मैं रिलेट करके चीजें कराती हूँ, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 10। आज का टारगेट हमने रखा है 140 प्लस। अगर 140 प्लस बच्चे मुझे यहाँ पर लाइव देखेंगे तो मैं उन 140 प्लस बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, सबको पीडीएफ दूंगी। कहां पर देंगे? जो ऊपर टेलीग्राम जो आपका पिन किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। एक कक्षा में जल संप्रत्य पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब रंगीन नहीं है, सॉरी ये जल है, जल रंगीन नहीं है, अध्यापिका के पूछे जाने पर वह तो अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अब क्या है, जो बच्चा है वो अध्यापिका ने कहा कि पानी में तो कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बच्चा ने कहा कि मैम मेरे घर के पास नाला है, वो तो उसका कलर तो ब्राउन है। तो अब बच्चे ने मिसकंसेप्शन बना लिया, बहुत बच्चे बनाते हैं, हम भी बना लेते हैं, आप भी बना लेते हो। तो जो बच्चे ने मिसकंसेप्शन बना लिया है कि जो जल है उसमें भाई वो ब्राउन कलर का है, तो आप उस मिसकंसेप्शन को कैसे दूर करेंगे? पढ़िए, इस जवाब को सिरे से नकार देंगे। देखो नकारना नहीं होता, बच्चे को एक्सप्लेन कर लीजिए। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। बच्चे की गलती देखो कभी मत निकालो, जिस ऑप्शन में बच्चे की गलती निकलती है ना, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होता, याद रखना। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगीन होने का तर्क दो, बिल्कुल अपना लो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चों तुम, लेकिन देखो अब ये जल है ना, मैं इसमें नीला कलर डाल दूंगी, देखो नीला हो गया। अब ये जल है, मैं इसमें हरा डाल रही हूँ, हरा हो गया। आप तर्क दो तो बच्चा समझ जाएगा, अच्छा मैम नाले में लोग गंदगी डालते हैं इसीलिए वो नाले का पानी गंदा ब्राउन हो गया है। इसी तरीके से छोटे बच्चा बहुत प्यारा होता है, ठीक है। केवल एक ही सही जवाब, नो, केवल तो देखो कभी सही नहीं होता, तो यहां पर तीसरा इसका बिल्कुल सही है। सबको समझ में आ गया? इजी इजी एंड विजी एवरीवन। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 11। चलो चलो चलो, यहां पर बिकॉज लिखिए, यहां पर क्योंकि लिखिए और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, शाबाश। अब दिल फेंको वाले कहां गए भाई? दिल फेंको वाले कमेंट नहीं कर रहे आजकल, कहां गए हमारे सुग्रीव जी, आकृति जी, कहां गए दिल फेंको वाले? दिल फेंकना भूल गए क्या आप? चलो जी, हाँ, बच्चे को जल रंगीन होने का
तर्क बताना, बिल्कुल सही कहा सुशील चंद्रा जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों की बच्चों की बचपन की तुलना में अलग होता है। बिल्कुल, अब गरीब परिवार है, खाने के भी लाले पड़े हैं, उनके बच्चों का बचपन अलग होगा, क्या पता वो मांग मांग कर खा रहे हो। और लेकिन जो अंबानीज है, उनका बचपन तो कुछ अलग ही होगा, उनको तो चीजें भी सोच समझ के दी जाएंगी। बिल्कुल दोनों का बचपन अलग है, करेक्ट है। क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में जो बच्चों बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, क्योंकि संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है, तो हर कल्चर में भी संस्कृति में भी आप अलग तरीके से आप अनुभव लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गया? आसान है, कोई दिक्कत कोई डाउट? आगे बढ़िएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 12। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी हैं। आज मैं आपको जीन पियाजे की एक वीडियो चैनल पे शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर उस वीडियो का लिंक मैं शेयर करूंगी और आप वहां से जीन पियाजे की शॉर्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो बताइए क्या होगा। जीन पियाजे ने जो सीरीज दी है उसको बताइए कौन सा सही सुमेलित है। संवेदी चालक, मानसिक प्रतंत्र जूझना, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक, वस्तु साहित्व, वस्तु साहित्व तो इसमें आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक, संचालन क्रिया कर पाते लेकिन अमूर्त नहीं, ये बिल्कुल सही है। और अमूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती तो इस अवस्था में होती है। तो आंसर क्या हुआ? वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चा क्यूटी प्यूटी है और बिल्कुल सही बताया। तीसरा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कैपेबल ऑफ ऑपरेशंस बट नॉट एब्स्ट्रैक्शंस, बच्चा ऑपरेशन कर पाता है, संक्रिया कर पाता है, प्रक्रिया कर पाता है, लेकिन अमूर्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, प्याजे में बहुत डाउट है, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर प्याजे के डाउट को भी आपके क्लियर करूंगी। ओके, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 13। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? Which of the following are examples of cultural tools that aid and change our functioning as per लेव वाइगोत्स्की? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन से कल्चरल टूल हैं जो हमारी सोच को परिवर्तित करते हैं? बताइए। मानचित्र भी कल्चरल टूल है, लैंग्वेज भी कल्चरल टूल है, कैलकुलेटर भी, लेकिन स्कीमा की बात तो प्याजे भाई साहब करते हैं। स्कीमा की बात तो प्याजे भाई साहब करते हैं। जो भी हमें हमारे हमारे पास से मिलता है वो सब हमारे लिए कल्चरल टूल है और लैंग्वेज तक हमारे लिए कल्चरल टूल है। तो यहाँ पर 1 2 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि भाषा भी तो हमें अपने पुराने कल्चर से ही मिली है। तो जो भी चीजें, अब ये पेन भी हमें अपने कल्चर से मिला है, तो दिस इज ऑल्सो अ कल्चरल टूल। जो अब मॉडर्न आएंगे वो हमारे कल्चर से नहीं मिला, तो वो हमारे लिए क्या है? न्यू है, मॉडर्न टेक्निक है। तो जो हमारे कल्चर से मिला है वो हमारे लिए कल्चरल टूल है, वेदर मैप, वेदर लैंग्वेज और वेदर कैल्सी। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 14। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता कौन सी है? इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द स्टेज ऑफ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, आप मुझे बताएंगे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, मैंने आपको लॉरेंस कोहलबर्ग कराया है, पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना यानी कि जो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है, जो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है, तो वो कौन सा लेवल है और कौन सा स्टेज है? देखते हैं कौन सही आंसर देगा, फिर आपका मैं आंसर सुनूंगी। लेकिन पहले इसका ये बताओ, जो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है उसमें यहाँ पर कौन सा स्टेज है? फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इक्का दुक्का ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई 3। तो मनीष पाल ने बिल्कुल सही कहा, सुग्रीव ने बिल्कुल सही कहा, दोनों का सही है। क्योंकि सुग्रीव ने कहा कि मैम लेवल 2 है, वहीं पर मनीष ने कहा मैम स्टेज 5 है, तो स्टेज 4 है, 5 नहीं 4 है। ठीक है, यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज 4 है। ठीक है जी, करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो, तो अब आप मुझे बताओ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का आंसर सही कौन सा है? पारस्परिकता की समझ, रेसिप्रोसिटी की बात तो नाइस गर्ल नाइस बॉय में होती है, अधिकार का दंड और सजा से बचना, तो ये तो हमारे लेवल 1 के स्टेज 1 में होती है। पनिशमेंट, ओबीडियंस, दूसरों के स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, तो ये भी नहीं होती, क्योंकि ये गुड बॉय गुड गर्ल में होती है। कानूनों को बनाए रखना, समाज के
सस्य प्रतीक है, ये कहते हैं कानून को बनाए रखना, क्योंकि आप जब कानून को बनाए रखेंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर राहुल वैद्यवान भाई बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4, हर एक मेंबर को अधिकार है कानून को बनाए रखने का। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 4th इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 15, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम बच्चों के असेसमेंट की बात करें, बच्चों के मूल्यांकन की बात करें, तो मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित, तो यहाँ पर देखिए हर पर ध्यान केंद्रित करना है। पेडागोजिकल रिफ्लेक्टिव भी सही है, ठीक है, यहाँ पर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि। देखो जब अलग लिखा होता है, नहीं अलग करना, अलग थलग करना, ये कभी सही नहीं होता। क्योंकि अगर आप बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाने के दौरान ही चेक करना चाहिए, अलग थलग चेक कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर ख्याति जी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ख्याति जी कह रही है मैम क्रैश कोर्स कब आएगा? ख्याति अभी तो 5 महीने हैं, अभी जब 1 महीना रह जाएगा तब क्रैश कोर्स आएगा। तो आप इससे बढ़िया क्या है, आप हमारे पेड में जुड़ जाओ, बिकॉज क्रैश कोर्स का वेट करोगे तो आपको खुद ही देरी लगेगी। तो इसलिए आप हमारे पेड में जुड़ जाओ, क्रैश कोर्स का बहुत बाद, मतलब अभी तो एक जब एग्जाम को 1 मंथ रह जाएगा तब आएगा। अब तो मैं आपको 5 महीने पहले ही तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब एक बार ऑफर देख लो, जब कोर्सेज की बात हम कर ही रहे थे तो ऑफर्स भी देख लेते हैं। स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए, आपने कूपन कोड यूज करना है TP/60 और आपको मिल जाएगा 60% ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पर। अभी सभी कोर्स की बात करें, BPSC, DSSB, BSTAT, फेज 2, यूपी टैट, KVA, CTAT, JTET और यूपी सुपर टेट जैसे प्रीमियम बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप लोग कनेक्ट कीजिए, आप लोग सीखिए और हमारे साथ जुड़िए। याद रखिए यहाँ पर यूट्यूब पर तो एक ट्रेलर दिया जा रहा है। कल मैंने जीन प्याजे शुरू किया था पेड में और बहुत बच्चे, मतलब बढ़िया संख्या में कल बच्चे पढ़े थे, और आज जीन प्याजे की स्टेज हम पेड में पढ़ेंगे। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी जुड़िए, सीखिए और अपनी नॉलेज को बेहतर कीजिए। 5 महीने हैं, 2-3 महीने तक आपका कोर्स कंप्लीट करा के इतने बेहतरीन रिवीजन चलेगी आपकी, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो बात करते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले तो मुझे बता दो कि 15 में से कितना रहा आपका स्कोर? 15 में से कितना रहा आपका स्कोर, ये फटाफट से बता दीजिए, हम आप चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? बताइए। इनमें से अगर आप डिसएडवांटेजेस ग्रुप के बच्चों को शामिल कर रहे हैं, इनमें से अगर आप डिसएडवांटेजेस ग्रुप के बच्चों को शामिल कर रहे हैं, डिसएडवांटेजेस ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जिनको पहले सुविधाएं नहीं मिली। तो डिसएडवांटेजेस ग्रुप के बच्चों को जो आप शामिल कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? फ्लेक्सिबल करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या फिर डी कॉन्टेक्चुअलाइज। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, जो भी आप पढ़ाइए बच्चों के संदर्भ में पढ़ाइए। यहाँ पर गैर प्रासंगिक है, डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है, तो डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड जो है वो गलत है। हमेशा बच्चे को आप कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पढ़ाएंगे, हमेशा बच्चे को आप कॉन्टेक्चुअलाइज्ड यानी कि संदर्भीय पढ़ाइए। संदर्भीय का मतलब है
जो उसकी आयु समूह है, प्रासंगिक कहिए, संदर्भीय कहिए, जो उसकी एज है, जो उसको करिकुलम है, सिलेबस है, उसी के अनुसार ही पढ़ाइए। अभी आपका पेपर सीटैट का है और मैं यहाँ पर आपको बैंकिंग शुरू कर दूं तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। अब बच्चा तो पहले से ही डिसएडवांटेज है, यानी कि उसके माँ बाप भी अनपढ़ है, उसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वो पहला जनरेशन है जो जो पढ़ने आया है। तो आप उसको, एक तो वैसे बेचारा बच्चा घबराया होगा, आप उसको और डी कॉन्टेक्स्ट पढ़ा देंगे, उसके लिए तो बिल्कुल बर्बाद, वो बर्बाद हो गया बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आप हर पक्ष को इवेल्युएट करते हैं, स्कोलास्टिक को भी, को स्कोलास्टिक को भी। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बहुत अच्छा पॉइंट है, ये कभी गलत नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर आप बच्चे के सभी पक्षों का आकलन कर रहे हैं, शिक्षार्थी भी ठीक है, लचीला भी ठीक है, लेकिन डी कॉन्टेक्चुअलाइज इज ऑलवेज द रॉन्ग ऑप्शन, ऑलवेज द रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही पुष्प है? आपको बताना है कि इनमें से जो यहाँ पर दिव्यांगता दी गई है, बेटा 122 वॉचिंग पे है, और जल्दी से एक बार फटाफट से लाइक कर दे बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एनर्जी दिखाते हुए सब लोग लाइक करो, क्योंकि लाइक करेंगे तो ये क्लास आपके पास हमेशा से स्टोर रहेगी, और आप, क्योंकि टफ क्वेश्चंस है तो इस क्लास को बार बार देखिएगा। आपको जरूरी है जो टफ क्वेश्चंस है उनको देखना, क्योंकि पेपर में आसान क्वेश्चंस वो इतना नहीं पूछता। चलिए आगे बढ़िए, लेखन वैकल्य बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका में लेखन नहीं, भाई पहले ही उसको लेखन वैकल्य है, आप उसको एक सिंपल पेज पे लिखने को बोल रहे हो, वो लिख ही नहीं पाएगा। दूसरा, पठन वैकल्य, बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने के देना। देखो भाई, पठन वैकल्य है, पढ़ नहीं सकता, तो आपने उसको बड़े और छोटे अक्षरों का लेख दे दिया, वो उसको बड़ी दिक्कत होगी पढ़ने में, ये भी गलत हुआ। तीसरा क्या है, आपका गतिमान दिव्यांगता, यानी कि हाथ या फिर पैर काम नहीं कर रहे, भूतन पर कक्षाओं का प्रावधान, ये बिल्कुल सही है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो ऐसे बच्चों को आपने ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों को पढ़ाया, बिकॉज चलने उतरने की दिक्कत होगी, तो ग्राउंड फ्लोर पर ही इनकी क्लास लगा दी, ये सही बात है। और दृश्य बाधित है, संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग, तो दृश्य बाधित के लिए साइन लैंग्वेज का देखो कोई उपयोग नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो देख नहीं पा रहा उसको साइंस कैसे समझ में आएंगे, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा। अब साइन लैंग्वेज का उपयोग जो बच्चे बोल नहीं पाते और जो बच्चे सुन नहीं पाते उनके लिए करते हैं आप, तो इसका जो आंसर है बेटा वो तीसरा है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, प्रोविजन ऑफ क्लासरूम क्लासेस ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है जी, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आकृति कह रही है मैं 131 हो गए, बिल्कुल, अभी 10 और वॉचिंग पे करने हैं, फिर मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगी, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चंस है, पीडीएफ रहेगी तो आपको खुद ही मजा आएगा। चलिए बात करेंगे, प्रश्न नंबर 18, छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है? अगर आप बच्चों के समस्या कौशल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बच्चों की अगर बढ़ाना चाहते हो, बिल्कुल आकृति पीडीएफ मिलेगी, 140 प्लस टाइप करके दिखाओ जल्दी से, हर एक बच्चा एक एक दो को शेयर कर दो, शाबाश। तो अगर आप बच्चों के अंदर समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी रणनीति क्या रहेगी, बताइए। ऐसी परिस्थितियां बनाए जिसमें ज्ञान के अनुपयोग की मांग हो, यहाँ पर रटने की बात है, छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने की बात है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाए, नहीं होगा, इसका आंसर पहला सही होगा, क्रिएट सिचुएशंस दैट डिमांड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वो परिस्थितियां बनाओ जो आपकी जो नॉलेज है आप उसका प्रयोग कर सकें, तो बिल्कुल नॉलेज का प्रयोग करने की स्थितियां बनाना अच्छी बात है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, बाकी सब रटवाना, कॉपी करना और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना गलत है। गुड, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 19, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य, जो कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव है चाइल्ड डेवलपमेंट के, यानी कि जो बाल विकास के अंदर आपके जो पर्सपेक्टिव आए, अलग अलग पर्सपेक्टिव आए, तो इसके अंदर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव की बात है, कंटेम्प्रेरी अनुप्रयोग लिखा है, तो क्या हुआ, अनुप्रयोग का मतलब होता है प्रयोग करना,
अनुप्रयोग का मतलब भी तो प्रयोग करना होता है। हाँ जी, अखिलेश कुमार, क्या दिक्कत थी, आसान तो है। अरे हिंदी में नाम बदल दिया, अनुप्रयोग करना है, अप्लाई करना, क्या दिक्कत है आपको? अप्लाई करना, जीवन में उसका प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना। इतने वर्ड्स को भाई तुम, बहुत दिक्कत होगी, ध्यान से पढ़ो वर्ड शब्दों को। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य क्या कहते थे? ये कहते थे कि जो बाल विकास होता है वो आप समाज से सीखते हैं। जब बच्चों का बाल विकास कर रहे होते हैं तो उनकी संस्कृति, उनका समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, ये शरीर की बात कर रहे हैं, ये आपकी आनुवांशिकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये विविध चरणों में विभाजित करने की बात करें, और फिर ये कह रहे हैं कि जो आपका चाइल्डहुड होता है वो कल्चर स्पेसिफिक होता है और वो समाज के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 20। 20th प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया प्रश्न है ये, देखिएगा। एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके कौन से हैं, भूरे हैं या फिर सफेद रंग के हैं? तो आपको बताना है कि बच्चे किस स्टेज में है जब वो मनकों को देखकर गिन रहा है। भाई मनके क्या है, कॉन्क्रीट है। अब मुझे बोला गया फिंगर्स गिनो अपनी, कौन सी फिंगर बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये वाली सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी, ये फिर उससे, ये फिर उससे। तो ये क्या है, ये मैं गिन रही हूँ। क्यों गिन रही हूँ? क्योंकि मेरे सामने वो चीज क्या है, कॉन्क्रीट फॉर्म में है। मेरे सामने वो चीज कॉन्क्रीट फॉर्म में है। तो जो चीज आपके सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में होती है उसको आप औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक, सॉरी 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 सॉरी, आप उसको कॉन्क्रीट में यानी कि मूर्त संक्रियात्मक में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संसाधनों के अनुसार डिसीजन लेना। मूर्त संसाधनों के अनुसार आप बच्चों की मांग को समझते हैं। ये होता है साक्षी पांडे, बहुत बढ़िया। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल की अवस्था, गुड, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो क्वालिटी होती है वो किस स्टेज में बच्चों में आ जाती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का नियम, बताइए, संरक्षण का जो नियम है उसकी क्वालिटी किस स्टेज में देखने को मिलती है? तो भाई साहब, यूनिटी, मनीष, शाओमी, मनीषा, साक्षी, और कौन है जी, सुग्रीव, लवली गर्ल, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, नीलम, मोहम्मद रिजवान एंड एवरीवन, वेरी वेरी गुड। सबने कह दिया मैम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो क्वालिटी है, एलओसी की जो क्वालिटी है वो हमें सी यानी कि कंजर्वेशन और सी यानी कि कॉन्क्रीट में देखने को मिलती है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 21। अब प्रश्न आ गया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। कमेंट करके बता दो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नींव किसने रखी? लेबोरेटरी स्कूल्स खोले थे शिकागो यूएसए में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्कूल्स की स्थापना किसने की? जल्दी से, हर प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं, हर प्रश्न आपके लिए इजी है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आंसर है यूनिटी, मनीष, लवली गर्ल, और कौन है, नीरा, ओके, आकृति, राजपुरे, बहुत बढ़िया। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो नींव रखी गई वो रखी गई जॉन ड्यूवे द्वारा। जॉन ड्यूवे समाजशास्त्री थे, जॉन ड्यूवे प्रयोजनवादी थे, जो कहते थे बच्चा जितना प्रयोग करेगा उतना ही वो सीखेगा। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जॉन ड्यूवे ने अपने प्रोग्रेसिव स्कूल के लिए क्या सही है? प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्योहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होता है। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको रिग्रेसिव स्कूल प्रैक्टिस दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको कल्चर डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, यहाँ पर आपको इग्नोर किया जा रहा है, या फिर जो स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अंदर लचीलापन रख रही है। जिस दौरान बच्चों के फेस्टिवल्स हैं, जिस दौरान बच्चों के वीकली मार्केट लगती है, जिस दौरान बच्चों की त्योहार होते हैं, उस दिन छुट्टी दी जाती है। तो ये क्या है, जो स्कूल है वो काफी अच्छा है। स्कूल जो है वो
अपने जो एक्टिविटीज है, अपने जो करिकुलम है उसमें लचीलापन रख रहा है। बहुत बढ़िया साक्षी, गुड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 22, जेंडर स्कीमा सिद्धांत। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसके द्वारा दी गई, पहले तो मुझे कमेंट करो, देखते हैं कौन बच्चा, क्योंकि मैंने बहुत कम कराया है, तो अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है, जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है। एवरीवन, एरिक एरिक्सन, नो 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 नो, बताइए जेंडर स्कीमा थ्योरी। एरिक एरिक्सन गलत है। एरिक एरिक्सन के द्वारा सोशियो वन सेक साइको सोशियो डेवलपमेंट की बात है। हाँ हाँ, अभी तक इसका भी सही नहीं है, किसका भी सही नहीं है। एरिक एरिक्सन के द्वारा साइको सोशियो डेवलपमेंट की बात है, ठीक है। मनो सामाजिक विकास, ना 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 ना, कोई भी सही नहीं है। तो भाई आज पहली बार ऐसा हुआ। ओके, शाओमी का आंसर सही आया भाई, वेरी गुड। शाओमी, सुग्रीव, वेरी नाइस, आंसर आ गया, आ गया। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी सेंड्रा बेम के द्वारा दी गई है, सेंड्रा बेम के द्वारा दी गई है, जिसमें सेंड्रा बेम कहती है कि जेंडर स्कीमा क्या है, जब आप जेंडर के जो रोल्स हैं उनको सीखते हैं। सेंड्रा बेम, ठीक है, तो ये कहती है कि जो जेंडर के रोल्स है ना, आप उनको सीखते हो, वही जेंडर स्कीमा थ्योरी है। तो सेंड्रा बेन जो है वो जेंडर रोल्स की बात करती है। ऑप्शन नंबर 1 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, हेट्रोनोमैलिटी और अटैचमेंट की बात नहीं करती, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, ये सेंड्रा बेम कहती है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 23, फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो है उनको पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, बताइए। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक करें, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, फर्स्ट जनरेशन लर्नर को पढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को अध्यापिका से वैतनिक निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन कोई मैटर नहीं रखता, उसे बारंबार विद्यालय अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेजना चाहिए। तो घर क्यों भेजना है भाई, स्कूल में बच्चा है, स्कूल में पढ़ाओ ना, घर क्यों भेजना है। उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करें, बिल्कुल, जो भी उसका सोशल बैकग्राउंड है उसकी रिस्पेक्ट करें और उस अनुसार एक्टिविटी कराएं, करेक्ट है। उसे एक विशेष विद्यालय में दाखिले, क्यों भेजना है विशेष में, अभी आपको बोला अलग थलग नहीं करना, सबको एक साथ पढ़ाना है, तो विशेष में नहीं भेजना। इसका आंसर है बेटा तीसरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 24, चलो 24th प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग असेसमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनईपी 2020 इज करेक्ट। एनईपी 2020 के अनुसार असेसमेंट के लिए कौन सा सही होगा, क्या बोला असेसमेंट का, 360 मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनाने की बात है, बताया था ना। बताओ मुझे क्या होगा सही आंसर, एवरीवन। देखते हैं कौन ध्यान से सारी बातों को सुनता है। एनईपी 2020 योगात्मक आकलन की बात नहीं करती, रचनात्मक आकलन की बात करती है बेटा, ये गलत हुआ। एनईपी 2020 मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ, तो मानक परीक्षाओं की बात भी नहीं करती। एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्रादान और भूमिका निर्वाह को सम्मिलित करे, बिल्कुल कर सकते हैं। और एनईपी 2020 को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों की ऐसे प्रगति पत्र बनाए जिसमें उनकी विधियां, उनकी तुलना दूसरों से हुई हो। तुलना करना भी गलत है, तुलना इज नेगेटिव ऑप्शन। तो आंसर क्या हुआ, पोर्टफोलियो और रोल प्ले की बात एनईपी करती है। जिस ऑप्शन में बच्चा खुद लर्निंग बाय डूइंग करता है बेटा, वो ऑप्शन कभी गलत नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 25, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आ रहा है मजा या फिर
लग रही है सजा। एवरीवन यार बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट करो, शाबाश। चलो प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? आपको बताना है कौन सी यहाँ पर एक पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी है जिसके अंतर्गत बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। कौन सी ऐसी पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी है जिसके अंतर्गत जो बच्चा है वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा? बताइए, क्रिटिकल थिंकिंग कब करेगा? ब्लैक बोर्ड से नकल करके, अनुच्छेद को कई बार लिखकर, निर्देश देकर, निर्देश देने का मतलब होता है लेक्चर देकर, या फिर मानस मंथन। मानस मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्म। कमेंट करके बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो एक कंसेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया? देखते हैं, बच्चों का बेस भी तो स्ट्रॉन्ग करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो ये कंसेप्ट है, ब्रेन को, इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं? मस्तिष्क उद्वेलन, मानस मंथन। तो मनीष पाल ने बिल्कुल सही कहा भाई, बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया। प्याजे, नो प्याजे, हर चीज में बस प्याजे को डाल दो ना, नो प्याजे नो। ऑसबॉर्न, सुग्रीव करेक्ट है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो एक कंसेप्ट है ये ऑसबॉर्न के द्वारा दिया गया है। ऑसबॉर्न, इसमें क्या होता है, बच्चे को टॉपिक दिया जाता है और बच्चा उस टॉपिक की मदद से क्या करता है, वो जो भी उसके दिमाग में होता है वो बोलता है। यहाँ पर टॉपिक देने के बाद तुरंत से बोलने को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तनु राजपूत को बुलाया और मैंने कहा कि प्याजे की टॉपिक दो, ठीक है, प्याजे के बारे में पढ़ाओ, ठीक है, तो प्याजे के बारे में पढ़ाओ। मैंने बोला जो भी तुम्हारे दिमाग में सब बोल दो, ठीक है। तो यहां पर मानस मंथन की बात होती है। दूसरा, ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 26, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश को बदलना चाहिए। जो समावेशी शिक्षा है वो क्या बोलती है भाई? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या प्रपोज करती है? जल्दी से, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या प्रपोज करती है? फटाफट, समावेशी शिक्षा क्या प्रतिपादित करती है? जल्दी जल्दी जल्दी, एनर्जी, बिल्कुल बड़ी एनर्जी दिखाइए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हमें सिस्टम को मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि हमें सिस्टम को लर्नर के अकॉर्डिंग बनाना होगा, हमें सिस्टम को अधिगमकर्ता के अनुसार बनाना होगा। तो तंत्र, प्रणाली और अधिगमकर्ता, सिस्टम और लर्नर, पहला बिल्कुल सही है। सिस्टम और लर्नर पहला बिल्कुल सही है। तंत्र, प्रणाली, अधिगमकर्ता इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 27, 27 बेटा, बहुत बढ़िया। वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन ये। वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रतियों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई होती है, नंबर्स को नहीं समझ पाता, नंबर्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाता, तो संख्या क्रम को समझ नहीं पाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संख्या क्रम को समझ नहीं पाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। यहाँ पर उत्साह की कमी है, यहाँ पर पढ़ने की, रीडिंग की कमी है, पढ़ने की कमी है, और यहाँ पर हाथ और पैर से, हाथ का और ब्रेन का और आईज का कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। तो आंसर क्या हुआ? गुणज वैकल्य। आंसर क्या हुआ? गुणज वैकल्य। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 28, शाबाश, 3 क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद टेस्ट का लिंक देंगे आपको। चलिए, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे क्या है? बताइए, जब आप क्लासरूम में बच्चे एंजॉय करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं काफी दूर हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, कोई यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, कोई यहाँ पर बिहार है, कोई बच्चा जम्मू है, कोई बच्चा कहीं है, कोई बच्चा उत्तराखंड है, कोई हिमाचल है। यहाँ पर हमने ऐसा माहौल बनाया है कि हर बच्चे को पॉजिटिविटी लगती है, हर बच्चे को ये लगता है कि मैं कुछ ना कुछ सीख के जा रहा हूँ। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जब हम क्लास को, वातावरण सकारात्मक बनाते हैं तो इससे अधिगमकर्ताओं को क्या रियलाइज होता है? अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादित होता है। उन्हें केवल तभी समादित समझाएगा जब उनके मानकों को साबित करते हैं, सिर्फ तभी
सम्मान समझाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर करते हैं। उन्हें सिर्फ जब वे अपनी जगह पर बैठे हो, सिर्फ तभी बोले जब पूछे नहीं। देखो बच्चे को आपने हर चीज, मतलब बच्चे की जहां से वो आया हमें उसको ध्यान ना रखते हुए, बच्चे के अपीयरेंस की, बच्चे की पर्सनैलिटी को ध्यान ना रखते हुए हमें सब बच्चों को हम समान मानेंगे, हम सब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो यार बच्चा जो है वो अपने आप को एक अच्छा फील करेगा। और देखिए टारगेट जो है 140 का प्लस का वो आज कंप्लीट हो चुका है, तो आप सभी को पीडीएफ मिलेगी। ठीक है जी, मिलेगी तो मिलेगी। देखो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा होता है। पीडीएफ लेने के लिए आप सभी सीडीपी बाय टीपी पर जुड़िए, सीडीपी बाय टीपी पर जुड़िए, पीडीएफ सबको दी जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29, 29 प्रश्न, 29वां प्रश्न। बिकॉज लगाइए और क्योंकि लगाइए और क्वेश्चन को उड़ाइए। शाबाश बेटा, बिकॉज और क्योंकि और क्वेश्चन को उड़ाइए, शाबाश। एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर ना रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो कहती है अगर आपको नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको अलग अलग स्रोतों का पता लगाना है, सिर्फ बुक पर ही रिलाय मत करो। करेक्ट है, क्योंकि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और वह फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से संरचना करते हैं। बिल्कुल, जो अधिगम करते होते हैं वो जब टीचर उनकी मदद करती है तो वो नई चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर दूसरा नहीं पहला ए सही है। ठीक है, चलो जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द गिवन क्लास। चलो आज की क्लास का ये होगा आखिरी प्रश्न जो कि होगा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी, बहुत बढ़िया, लास्ट प्रश्न। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए डैश का विकास करने में मदद मिलेगी प्रोत्साहन करने से। विद्यार्थी में बताइए, अगर आप बच्चे को प्रोत्साहन देंगे, अगर आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, रियल लाइफ में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इससे बच्चा कौन सी थिंकिंग डेवलप करेगा? बेटा सीटेट हो, DSSB हो, क्रिटिकल से बहुत प्रश्न आते हैं। आज शाम को जो आपकी DSSB क्लास होने वाली है, KVS की क्लास, उसमें भी मैंने बहुत सारे प्रश्न डाले हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, NEPs के, तो आप वहां पर भी जुड़िएगा। तो यहाँ पर पहला क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, इसका सही है। डोसाइलिटी का मतलब होता है किसी के अधीन काम करना, ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि बस अपने ही सुनना, और मिसकंसेप्शन का मतलब होता है पढ़ा कुछ और समझ कुछ और लिया, मिसकंसेप्शन। ठीक है जी, क्लियर है? चलो चलो, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो ये थी आपकी क्लास। एक बार फटाफट से मुझे स्कोर बताओ, 30 में से कितना रहा आज का स्कोर? एक बार फटाफट से बता दो। और स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। क्या ऑफर है आप सभी के लिए? कि आप सभी प्यारे परीक्षार्थी यहाँ पर डेली जुड़ रहे हो। डेली देखो, मैराथन भी चल रही है, रिवीजन भी चल रही है, और हाँ, मंडे से आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लगाऊंगी 2 दिन। मंडे और ट्यूसडे को हिंदी पेडागोजी लगेगी, और फिर आपकी वेडनेसडे को CDP लगना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हिंदी पेडागोजी भी, क्योंकि सिर्फ CDP में 30 नंबर तो मैं दिलवाऊंगी, लेकिन बाकी भी तो नंबर दिलवाऊं आपको, पेडागोजी बाकी तो समझाऊं। तो हम मंडे को हिंदी पेडागोजी के जो अभी रीसेंट पेपर आया था, हम उसको सॉल्व करेंगे मंडे को। ठीक है, तो सभी बच्चे हिंदी पेडागोजी का पेपर 1 और पेपर 2 के जो रीसेंट पेपर के प्रश्न थे उसको हम सुलझाएंगे। सभी बच्चे हमें मंडे को हिंदी पेडागोजी के सेशन में मिलेंगे। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन बच्चे वो हैं जो हिंदी पेडागोजी में जुड़ेंगे, सीखेंगे। और यहाँ पर अभी शिवा मैम आपको यहाँ पर लिंक देंगी, टेस्ट का लिंक देंगी, आप उस टेस्ट के लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट टेस्ट देने जाओगे। एक बार हिंदी पेडागोजी का पढ़ने के लिए कौन कौन रेडी है? एक बार हाथ उठा लो, फटाफट से हाथ उठा लो। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी नाइस। चलो गुड 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 गुड, चलो गुड। तो फिर मिलते हैं आपसे मंडे को हिंदी पेडागोजी में। अभी सबने एक बार हाथ उठा लिए, गुड। तो अभी जो रीसेंट पेपर हुआ उसको हम एनालाइज करेंगे,
पेपर 1 करेंगे मंडे को, पेपर 2 करेंगे ट्यूसडे को। दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोनों पेपर में आसपास के प्रश्न आते हैं। तो एक बार मैं शिव मैम को कॉल कर देती हूँ, वो यहाँ पर आई थिंक मैम कॉपी कर रही होंगी, मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैम यहाँ पर टेस्ट का लिंक शेयर कर देंगे आपको, और आप चलो फिर कोई बात नहीं, तो फिर आपको जो लिंक है वो कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर अपनी क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहे, मुस्कुराते रहे। कमेंट्स बॉक्स से टेस्ट का लिंक ले लीजिएगा, ठीक है। अभी जब क्लास खत्म होगी ना तो कमेंट बॉक्स में डलवा देती हूँ, ठीक है। चलो ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय।